नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हाउ डिड लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज। सोलोमन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये टॉपिक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं। हमने एलिमेंट्स को समझने की कोशिश की थी कि आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं। सारी केमिस्ट्री एटम्स पर डिपेंड करती है। तो ये आए कहाँ से हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ होगा। तो हमने जाना था कि बिग बैंग के बाद में ये बने थे। हाइड्रोजन और हीलियम हाथों हाथ बन गए थे जैसे ही बिग बैंग हुआ था, और कुछ एक मिलियंस ईयर बाद हमारे बाकी के एलिमेंट्स बने थे। आज हम पढ़ेंगे कि वो एलिमेंट्स है ना कैसे कंपाउंड में बदले, और कैसे इतने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बदले कि उनमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म ले लिया या रूप ले लिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म का रूप ले लिया उन्होंने। इतने कॉम्प्लेक्स कैसे बन गए, यानी हम ये पढ़ेंगे कि हाउ डिड लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर कहाँ से आए। इसके लिए कोई एडिक्वेट आंसर यानी सटीक जवाब देना संभव नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए होंगे, लाइफ कैसे इमर्ज हुई होगी। इन सवालों का कोई बहुत ही सटीक जवाब या एडिक्वेट आंसर हमारे पास नहीं है। बहुत बार ये देखा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी बॉडी का मेन पार्ट, मेन कंस्टिट्यूएंट हमारी बॉडी का, हमारे ऑर्गन्स का, हमारी सेल्स का, टिश्यूज़ का, जिसका भी कह लो आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन को रखने वाले कंपाउंड, कार्बन कैरी करने वाले कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और हमारी ह्यूमन बॉडी हुई, या फिर किसी एनिमल की बॉडी हुई, या फिर किसी बायोमोलिक्यूल का बनना हुआ, या फिर प्लांट्स की बॉडी हुई, ये कुछ एक बहुत ही सिंपल से मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड से नहीं बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे कार्बन की बहुत सारी चेनें होती है कंपाउंड्स में, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बहुत सारे अलग अलग रूपों में वो यूज़ किए जाते हैं नेचर द्वारा हमारी बॉडीज़ को बनाने के लिए। तो बहुत ही कंसिडरेबल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी बहुत ही उसकी डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर चेनें होती है कार्बन की, ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं इन कार्बन कंपाउंड्स में, है ना। ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे का फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ब्रांचेस क्या होती है, चेन्स क्या होती है ना, साइकिल्स क्या होती है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, तब जाकर एक बायोमोलिक्यूल बनता है। और उसी बायोमोलिक्यूल के रिपीटेशन से या अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमारे बॉडी के ऑर्गन वगैरह बनते हैं। अब ये ऑर्गन वगैरह, ये सेल वगैरह, या फिर अपन बोले उसको टिश्यू वगैरह, इतनी कंसिडरेबल कॉम्प्लेक्सिटी के कैसे अर्थ ने बनाए होंगे, कैसे वो हालात पैदा हुए होंगे जिसमें इस प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना होगा। लेकिन हमें कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो इसी कॉम्प्लेक्सिटी के कंपाउंड्स हैं वो आउटर स्पेस में भी डिटेक्ट किए गए हैं। अब आउटर स्पेस में डिटेक्ट करने से क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि जो हमारे मीटरॉइड होते हैं, यानी पत्थर के वो टुकड़े जो धरती पर गिरते रहते हैं टाइम टू टाइम, है ना, आसमान से जिनकी बारिश होती रहती है, गिरते रहते हैं, तारों का टूटना आप देखते होंगे, है ना, वो इन्हीं घटनाओं का कारण है ना। और इसी वजह से हम जब ये अर्थ पर गिरते हैं तो हम इसकी स्टडी करते हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट्स की स्टडी करते हैं, इसके कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, और इससे हमें पता लगा है कि कभी कभी हम ऐसे एमिनो एसिड्स मिले हैं जो कि लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। जैसे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 1969 में एक मीटरॉइड गिरा था जिसमें 90 डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड, 90 डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड मिले थे। जब उसकी स्टडी की गई, उसके कंपोजिशन की स्टडी की, तो 90 एमिनो एसिड, 90 एमिनो एसिड्स उसमें मिले, जिसमें 19 या 19 ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो कि अर्थ पर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। 19 ऐसे अमीनो एसिड मिले जो कि अर्थ पर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या उनमें होते हैं। इससे ये कतई मतलब नहीं निकलता, इससे ये मतलब नहीं निकाल सकते कि हम आउटर स्पेस से आए हुए हैं, या हमारा जन्म आउटर स्पेस में हुआ था,
या फिर आउटर स्पेस से कोई ऐसे कंपाउंड्स डायरेक्ट अर्थ पर गिरे और जिससे हम बन गए। ये कतई मतलब इससे एक सजेशन निकाला जा सकता है। क्या सजेशन निकाला है? इससे सजेस्ट किया जा सकता है कि आउटर स्पेस में जो इवेंट्स होती है वो लाइफ बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करती है। यानी अर्थ के इन्वायरमेंट के साथ साथ जो यूनिवर्स का इन्वायरमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है लाइफ को बनाने के लिए, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जन्म के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं किसी तरीके से जिम्मेदार जरूर है या कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहा है। हम अगली चीज़ देखते हैं कि ये तो एक थ्योरी हो गई, आउटर स्पेस थ्योरी बोल सकते हैं आप इसको, कि हम आउटर स्पेस से आए हुए हैं। उसका एविडेंस भी हमने देखा, कैसे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 1969 में एक म्यूट्रॉइड गिरा, उसमें 90 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड मिले, जिसमें से 19 ऐसे अमीनो एसिड थे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, अर्थ पर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये तो एक नज़रिया हो गया देखने का, पिक्चर को समझने का एक वो हो गया नज़रिया। हम दूसरे नज़रिए से, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1924 में अलेक्जेंडर ओपराइन ने एक बायोकेमिस्ट, जो कि क्या था, एक बायोकेमिस्ट था। क्या था? बायोकेमिस्ट। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में एक बायोकेमिस्ट था। उसने एक सजेशन दिया, उसने एक थ्योरी दी। उसने बोला कि अर्थ पर जब अर्थ का जन्म हुआ था उसके कुछ 1000 साल बाद में वहाँ पर एक प्रीमोर्डियल सूप टाइप का बन गया था। उसका इन्वायरमेंट, अर्थ का इन्वायरमेंट उस समय एक प्रीमोर्डियल सूप की तरह हो गया था। उस प्रीमोर्डियल सूप तो आप समझते होंगे, कुछ एक चीज़ें मिलाते हैं, है ना, उनको मिक्स करते हैं, है ना, उसे गर्म करते हैं, उसे कहते हैं हम सूप, है ना। यानी यहाँ पर चीज़ें उसके कंपोजिशन होगा कुछ एक उस सूप का, और वहाँ पे एनर्जी होगी। क्या होगी? एनर्जी होगी। यानी कंपोजिशन प्लस एनर्जी का मिक्सचर सूप बोला जाता है। कुछ एक कंपाउंड्स का या एलिमेंट्स का कंपोजिशन हुआ और एनर्जी थी। उसी एनर्जी को और उसी कंपोजिशन को दिखाने के लिए अब कुछ एक वैज्ञानिक या फिर साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि उस समय जो पाए जाने वाले मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं अर्थ के, है ना, बहुत हजारों साल पहले जो अर्थ थी उसमें पाए जाने वाले मेन कंपाउंड्स थे मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर और अमोनिया। मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर और अमोनिया। तो ये उसी प्रीमोर्डियल सूप के कंपोजिशन होगा, है ना, प्रीमोर्डियल सूप के इंग्रेडिएंट होगा मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर और अमोनिया। एनर्जी के लिए इन्होंने लाइटनिंग को जिम्मेदार बताया। किसको बताया? लाइटनिंग को। जो बिजली आपकी कड़कती है ना, उसे लाइटनिंग, है ना, लाइटनिंग को जिम्मेदार बताया कि इनके बीच में रिएक्शंस करवाने के लिए जो ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता होगी उसे इन्होंने लाइटनिंग के थ्रू दिखाने की कोशिश की। 1952 में इसी कंपोजिशन के साथ में और लाइटनिंग जैसा इन्वायरमेंट बना के, लाइटनिंग का इन्वायरमेंट इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश की। यानी इन्होंने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में मीथेन ली, हाइड्रोजन लिया, वाटर लिया और अमोनिया लिया। क्या लिया? अमोनिया। इन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर और अमोनिया लिया और लाइटनिंग के लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क लिया। इलेक्ट्रिक के एनोड और कैथोड लगा दिए, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा गया। उससे क्या हुआ? चिंगारियाँ उत्पन्न हुई, यानी क्या हुई? स्पार्क हुआ, है ना। और उसे ही इन्होंने किस प्रकार से दर्शाने की कोशिश की? इन्होंने उसे लाइटनिंग के या फिर एनर्जी के फॉर्म में, जो कि अर्थ पर उस समय उपस्थित थी, है ना, उसी के रूप में दर्शाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। उसी से इन्होंने पाया कि इनके बीच में रिएक्शंस हुई, डिफरेंट टाइप से रिएक्शंस हुई मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर और अमोनिया से। और 1952 का जो इनका एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने उसका 1953 में उसकी रिपोर्ट पब्लिश की।
क्या की, रिपोर्ट पब्लिश की, और इन्होंने पाया कि उससे 5 अमीनो एसिड्स ऐसे बने जो कि आज हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले प्रोटीन बनाने के लिए मेन कंस्टिट्यूएंट है या एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है। यानी इन्होंने वो 5 अमीनो एसिड्स बनाकर दिखाए इस एक्सपेरिमेंट से, जो कि आज के जीव जंतुओं, प्लांट्स में या कहीं भी अगर प्रोटीन पाया जाता है तो उसके मेन कंस्टिट्यूएंट है, यानी एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है। 2008 में वापस से इसी एक्सपेरिमेंट को एक जगह रख दिया गया है ना। जैसे 2008 में वापस इसका एग्जामिनेशन किया गया, एग्जामाइन किया गया, इसको क्या किया गया, एग्जामाइन किया गया। मिलर और यूरे ने किया इसको एग्जामाइन, और इन्होंने पाया कि 5 नहीं 22 अमीनो एसिड्स ऐसे बने थे जो कि आज लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। 5 की बजाय कितने थे, वो 22 थे। तो ये थ्योरी के लिए ये एक एविडेंस हो गया, प्रीमोर्डियल सूप थ्योरी के लिए ये एक एविडेंस हो गया। इसी प्रकार की और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई और पाया कि जो आरएनए के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, आरएनए के जो मेन कंपोजिशन का जो मटेरियल है, जैसे राइबोस, एडेनाइन, ओके, एडनिन या एडेनाइन जो भी बोल लो आप, राइबोस हुआ, एडनिन हुआ, ये भी ऐसा और एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया गया लैब में, जो कि आरएनए के लिए न केवल जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करता है, बल्कि एक कैटलिस्ट और एक एंजाइम। जब कोई बायोमोलिक्यूल एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है तो उसे हम एंजाइम बोलते हैं। तो राइबोस और एडेनाइन भी बना लिया इन्होंने लैब में, और ये राइबोस और एडेनिन आरएनए के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। यानी जो हमारे शरीर में आरएनए, डीएनए वगैरह जो मेन बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट तक भी हमने लैब में बना लिए ऐसे और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना, जो कि न केवल इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के काम में आते हैं, बल्कि इसके अलावा वो एंजाइम की तरह या कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए। ऐसे मॉलिक्यूल तक हमने लैब में बना लिए। तो इससे प्रीमोर्डियल जो सूप थ्योरी है, प्रीमोर्डियल सूप थ्योरी, उससे काफ़ी फोर्स मिलता है। क्या मिलता है, फोर्स मिलता है, या उसे हम कुछ हद तक सही भी मान सकते हैं, या मेन थ्योरी मान सकते हैं आज तक की। जो बायोमोलिक्यूल या लाइफ जो इमर्ज हुई है अर्थ पर, उसको बनाने के लिए जो जिम्मेदार है, वो ये थ्योरी बहुत अच्छे से बता पाती है उन चीज़ों को। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर रिसर्च किया जाना, जिन्हें एक्सप्लेन किया जाना अभी बाकी है। हम कुछ एक सर्टेन कोई भी चीज़ नहीं बता सकते यहाँ पे किसी सर्टेनिटी के साथ में, किसी आप डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में हम किसी भी चीज़ को नहीं बता सकते यहाँ पे कि लाइफ कैसे इमर्ज हुई है। ना ही आउटर स्पेस थ्योरी, ना ही प्रीमोर्डियल थ्योरी को पूरी तरीके से सही बता सकते हैं। लेकिन एक सेंस यहाँ से बनता है कि कार्बन, जो कि हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी क्या पूरे अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनकी सबकी बॉडी का सबसे मेन एलिमेंट है कार्बन। कहीं ना कहीं स्टार्स में बना हुआ है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एलिमेंट्स कैसे इमर्ज हुए हैं। बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन, हीलियम हाथों हाथ बन गई थी, उसके बाद में बाकी एलिमेंट्स धीरे धीरे करके स्टार्स में बने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक स्टार डस्ट है, क्योंकि हमारा जो मेन सेंट्रल पार्ट है हमारी बायोमोलिक्यूल का, या फिर हमारी बॉडी का, हमारे टिश्यू का, हमारे ऑर्गन का, हमारे सेल्स का, कार्बन जिसे बोलते हैं, वो तो स्वयं ही स्टार्स में पैदा हुआ है ना। स्टार्स में उसका फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ है, फ्यूज़न के थ्रू हुआ है उसका निर्माण। हम अपने आप को स्टार डस्ट कह सकते हैं। अब इसके बाद में हम अगली चीज़ में आते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनी, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे एक साइंटिफिक स्टडी करने का एक नया नज़रिया प्रस्तुत करती है, या एक नई ब्रांच कैसे बन गई वो साइंस की, उसके बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले एक थ्योरी थी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम करती है, जिसे वाइटलिज्म थ्योरी बोलते थे। वाइटलिज्म थ्योरी बताती है कि एक फोर्स एग्जिस्ट करता है
लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसे वाइटल फोर्स कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वाइटल फोर्स। और इसका काम होता है सिंथेसाइज करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इसका मेन काम है सिंथेसाइज करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना। केवल ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इस कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप बाहर लैब में नहीं बना सकते। ये वाइटलिज्म की थ्योरी बोलती थी। यानी एक वाइटल फोर्स नाम के फोर्स की देखरेख में ही, उसके इंटरवेंशन के बिना आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। लेकिन इसे जब 1828 में फ्रेडरिच वूलर ने क्या किया, यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो जो यूरिन पाई जाती है ना, यूरिन पाई जाती है, यूरिन में यूरिन का मेन कंस्टिट्यूएंट है। क्या है? यूरिया यूरिन का मेन कंस्टिट्यूएंट है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसे जब फ्रेडरिच वूलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अमोनियम साइनेट को गर्म करके बना दिया। क्या करके बना दिया? गर्म करके। इन्होंने सुखाया NH4NCO को, यानी अमोनियम साइनेट को गर्म किया, उसे हीट दी, उसमें यूरिया रह गया। क्या रह गया? यूरिया। जब इन्होंने ये काम किया तो ऐसा पहली बार था कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया। उसी के साथ साथ में पूरी तरीके से डिमिस हो गई ऑर्गेनिक, यानी वाइटलिज्म की थ्योरी, ऑर्गेनिक मटेरियल की वाइटलिज्म की थ्योरी क्या हो गई? पूरी तरीके से डिमिस हो गई। इस प्रकार से इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो वाइटलिज्म थ्योरी जैसे ही मृत साबित हुई, जैसे ही उसको ख़त्म किया अमोनियम साइनेट से यूरिया बना के फ्रेडरिच वूलर ने, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की एक ब्रांच, साइंटिफिक डिसिप्लिन एक स्टार्ट हो गई। ओके, एग्जिस्टेंस में आ गई। हम अगली चीज़ देखते हैं कि आज के संदर्भ में, आज नेचुरल प्रोडक्ट से हम क्या समझते हैं या ऑर्गेनिक चीज़ों से क्या समझते हैं। आज भी कुछ लोग ऑर्गेनिक चीज़ों को वो चीज़ें मानते हैं जो कि बिना सिंथेटिक इंटरवेंशन के या सिंथेटिक मटेरियल की यूज़ किए डायरेक्ट प्रकृति में पाए जाने वाले फोर्सेस के थ्रू हमें प्राप्त होती है, या उसका फॉर्मेशन या उसका निर्माण केवल नेचुरल फोर्सेस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए, आपने बीज लिया एक ऑरेंज का या एक फ्रूट का, या किसी भी एक सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज है ना, आपने एक बीज लिया, सीड लिया, उसे ज़मीन में कहीं गाड़ दिया, बस अब वो बारिश के पानी के साथ साथ में वो उग रहा है ना। ना तो उसमें हमने कोई फर्टिलाइज़र डाला है, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, नहीं उसमें कोई पेस्टिसाइड यूज़ किया है हमने, केवल वो नेचर में जो भी चीज़ें उपलब्ध है उसी के साथ में बड़ा हो रहा है और हमें फल देता है। और फल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? विटामिन सी। क्योंकि हमने एक सिट्रस फ्रूट लगाया था, उसमें मेन क्या पाया जाता है? विटामिन सी। तो हम इस प्रकार के विटामिन सी को नेचुरल विटामिन सी या ऑर्गेनिक विटामिन सी बोलेंगे। कुछ एक लोग क्या बोलते हैं आज के टाइम में? नेचुरल विटामिन सी या ऑर्गेनिक विटामिन सी या नेचुरल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट के थ्रू हमें ये विटामिन सी मिला जिस सिट्रस फ्रूट के थ्रू, उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल प्रोडक्ट या नेचुरल फ्रूट। और अगर हम इसमें कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, और फिर अगर हम नेचर के साथ में और ह्यूमन एक्टिविटी को इन्वॉल्व करके, है ना, ह्यूमन द्वारा दिए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स या फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए दिए जाने वाले पेस्टिसाइड्स वगैरह दे के फिर उसे उगाते हैं, और फिर हमें यही विटामिन सी मिलता, या फिर ये विटामिन सी हम किसी प्रोसेस के थ्रू लैब में बनाते हैं, तब इसे हम बोलते हैं सिंथेटिक विटामिन सी। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक विटामिन सी। तो आज के संदर्भ में नेचुरल साइंस में, है ना, नेचुरल साइंस में या नेचुरल केमिस्ट्री जिसे बोला जाता है, उसमें ये चीज़ें यूज़ की जाती है। लेकिन ये अलग ही नज़रिया है चीज़ों को देखने का, ये अलग बात है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक का मतलब निकाला जाता है, वो ऑर्गेनिक का मतलब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं,
जो हमारे 11th-12th के सिलेबस में है, हमारे आईआईटी के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये कुछ एक एलिमेंट्स हैं, ये कंबाइंड हो गए, ये अलग अलग तरीके की कंपोजिशन बना के अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, जिससे हमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, जो कि कार्बन को कैरी करते हैं, हाइड्रोजन को कैरी करते हैं, वो सारे कंपाउंड्स और फंक्शनल ग्रुप्स को अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तीन ही मेन चीज़ें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और बाकी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कार्बन और हाइड्रोजन ये मिलके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉन वो चीज़ है जो कि रिएक्शंस को समझाने के काम में आता है। यानी हम ये चार चीज़ें अगर सीख गए तो हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से बना सकते हैं कि समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे काम करेगा, कार्बन के क्या रूल्स है, मतलब कार्बन के क्या गुण धर्म हैं, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, हमारे हाइड्रोजन के क्या गुण धर्म है, कैसे जुड़ता है वो, क्या उसकी साइज़ है, क्या शेप है, क्या उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, और बाकी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में और कुछ एक हैलोजेंस के बारे में अगर हमें नॉलेज हो तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से लॉजिक्स पर डिपेंड करती है, बाकी केमिस्ट्री से ये बिल्कुल अलग है, ये टोटल लॉजिक पर डिपेंडेंट है। यानी कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए प्रॉपर लॉजिक दिया जाएगा। अगर यहाँ पर हम एक्सेप्शन, जो कि मेन दिक्कत बताते हैं बच्चे पढ़ने में, एक्सेप्शन जो होते हैं, अपवाद, वो बताया जाता है कि वो मेन डिमोटिव फैक्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने समझने के लिए। तो एक्सेप्शन भी कोई ऐसे ही तुक्के में या हवा में नहीं दिए जाते, एक्सेप्शन के पीछे भी लॉजिक होता है कि आखिर अगर कोई एक जनरल रूल को फॉलो कर रहा है एक रिएक्शन, या उस रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म आगे जाके हम समझेंगे क्या होता है। अगर कोई रिएक्शन या रिएक्शन का मैकेनिज्म एक जनरल रूल को फॉलो कर रहा है और दूसरा उसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगर फॉलो नहीं कर रहा है या उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, यानी वो एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन भी ऐसे ही नहीं होंगे, एक्सेप्शन के पीछे भी लॉजिक होगा कि आखिर वो उस नियम को क्यों नहीं मान रहा है जो कि एक सामान्य नियम है जिसे और रिएक्शंस मान रही है। तो उस एक्सेप्शन को भी हमें समझना होगा, वो एक्सेप्शन के पीछे भी लॉजिक होगा। इस प्रकार से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा सरल बना सकते हैं। यानी हम लॉजिक्स की तो स्टडी करें ही, ताकि साथ ही साथ जो एक्सेप्शन है उनके पीछे के लॉजिक्स को भी स्टडी करें। इस प्रकार से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान बना सकते हैं। आज हम यहीं लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर से हम रियल स्टडी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, यानी हम एटम्स पढ़ेंगे। एटम्स में हमें जो मेन एसेंशियल एटम्स हैं हमारे लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, मतलब हेलोजेंस इनको बोलेंगे हम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये कुछ एक मेन एटम्स हैं जिनसे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है। इनके प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हम इनका यूज़ करेंगे आगे जाके किसी भी फॉर्म में करें, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म में करें या फिर और भी दूसरे तरीके से करें, है ना, तो हमें दिक्कत नहीं हो। तो हमें वो पढ़ना है। उसके साथ साथ में मैं अगले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स की क्या प्रॉपर्टी है ना, और फिर धीरे धीरे करके हम बॉन्ड वगैरह, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ वगैरह के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। यानी वो सारे पार्ट्स जिन्हें हमें बार बार यूज़ करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, धीरे धीरे करके वो समझ लेंगे। फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ताकि उन चीज़ों के द्वारा हम बाकी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए ख़त्म करते हैं यही लेक्चर को। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप नए हो चैनल पे तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर रियल में पढ़ाई होगी। क्या होगी? रियल में पढ़ाई, बिना बकवास किए, बिना ही हाँ हो करें, रियल पढ़ेंगे हम, ताकि आप रियल नंबर ला सको, सपनों में नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।